लॉ के सेगमेंट में लॉ दो टाइप के हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीडर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो व्यक्ति के राइट्स और ड्यूटीज़ के और पनिशमेंट के बारे में बताते हैं, जबकि प्रोसीडर लॉ उन्हीं राइट्स एंड ड्यूटीज़ के प्रोसीडर्स के बारे में, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है और या फिर उनके इन्फ्रिंजमेंट के कंडीशन में क्या प्रोसीडर्स अपनाए जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। हमारे भारत में आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है और यहाँ पे सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक प्रोसीडरल लॉ है। और आज हम इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक और लेक्चर सीरीज के साथ में, जो कि सीआरपीसी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का लेक्चर सीरीज है। अगर बात की जाए सीआरपीसी की, तो ये 1973 में एग्जिस्टेंस में आया और इसको इन्फोर्स किया गया 1974 में। सीआरपीसी के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स के इन्वेस्टिगेशन से लेके उसके सारे जितने भी प्रोसीडर्स हैं और जितने भी पावर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम एक हायरार्की की तरह है, एक ट्रायंगल की तरह है, जहाँ पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर अथॉरिटी है जो कि पूरे भारत के क्षेत्र के विषय में जो है अथॉरिटी को एंजॉय करती है, जबकि हाई कोर्ट एक स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड जुरिसडिक्शन के मामले में अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है। और उसके बाद पब्लिक को एक ईजी वे में जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए लॉ का या जुडिशरी सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। यहाँ पे कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के लेवल पे इस्टेब्लिश करने की या सेटअप करने का प्रोविज़न सेटअप किया गया। अब हम में से ज़्यादातर लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इन दोनों में संबंध क्या है या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वो कोर्ट होते हैं जहाँ पे सिविल केसेस को सुना जाता है या दीवानी मामलों को सुना जाता है, जबकि सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है, जिन्हें हिंदी में हम फौजदारी मामले भी कहते हैं। सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी ये कहता है कि किसी भी स्टेट के अंतर्गत हाई कोर्ट और अदर कोर्ट के रहते हुए भी इन 4 कैटेगरी के कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने का काम स्टेट का होगा, जिनमें सबसे पहला आता है सेशन कोर्ट, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसमें तीसरा आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और चौथा आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। सीआरपीसी के चैप्टर 3 में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड के पॉइंट्स कुछ टफ हैं, समझने में मुश्किल हैं, तो इसको आज हम अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले कोर्ट के बारे में, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन है या सेशन कोर्ट है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजन सेक्शन 9 में दिए गए हैं, जहाँ पे इनको इस्टेब्लिश करने का अधिकार वो स्टेट को होगा और इनसे रिलेटेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे उनको अपॉइंट करने का अधिकार उस स्टेट के हाई कोर्ट को होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हाई कोर्ट अपने अथॉरिटी, अपने पावर के अंतर्गत इस कोर्ट में एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सेशन कोर्ट के अंतर्गत जितने भी ट्रायल्स होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू। चौथे पॉइंट के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सेशन कोर्ट का जज अगर उसे लगता है कि वो मामला जो कि उसके समक्ष आया है और वो उसके सुनने के लायक नहीं है, वो उससे कम अथॉरिटी का है, तो वो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि सेशन कोर्ट जिसके अंतर्गत सेशन जज और एडिशनल सेशन जज आते हैं, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स और जजमेंट के खिलाफ अपील्स को सुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेशन कोर्ट के पावर्स के बारे में, जो कि सेक्शन 28 में बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जिनके सिलसिले में, जिनके रेफरेंस में उनको ऑथराइज किया गया है, लेकिन डेथ सेंटेंस के केसेस में एक प्रायर कन्फर्मेशन जो कि हाई कोर्ट का होगा, उनसे लेना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत असिस्टेंट सेशन जज को यह अथॉरिटी मिली हुई है कि वो इम्प्रीजनमेंट से रिलेटेड वो सेंटेंसेस जो कि 10 ईयर्स से ज़्यादा होंगे एक्सेप्ट ऑफ डेथ एंड लाइफ इम्प्रीजनमेंट, उनको पास कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट और डेथ सेंटेंस के सिलसिले में इनको कोई पावर नहीं मिला हुआ है। और अब बात करते हैं अपने दूसरे कोर्ट की, जो कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिनके सिलसिले में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 11 में दिया हुआ है।
इसके बारे में पहला पॉइंट ये है कि एक स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट की परामर्श के बाद जिले में एक से ज़्यादा या कई सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको सेटअप कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के ऊपर सेशन कोर्ट का एक जनरल कंट्रोल होगा। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के थ्रू इनमें से जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वारंट केसेस और उसके अलावा कैलेंडर केसेस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं उन पे जुरिस्डिक्शन होगा, उन पे अथॉरिटी होगी। तब बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स के मामले में जो कि सेक्शन 29 में दिया गया है। इनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट ऑफ डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी भी इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड सेंटेंसेस जो कि 7 साल से कम अवधि के हैं उनको पास कर सकता है। दैट मीन्स कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के मामले में कोई भी जुरिस्डिक्शन या पावर नहीं मिली हुई है और ये उन्हीं सेंटेंसेस को पास कर सकते हैं जो कि 7 साल से कम अवधि के हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उन सारे सेंटेंसेस को पास कर सकते हैं जिनमें जो अवधि है इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल से कम और फाइन 10,000 से कम कीमत का है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि सेकेंड क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो सारे सेंटेंसेस को पास कर सकते हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट 1 साल से कम अवधि का और फाइन 5,000 से कम की वैल्यू का है। और अब आते हैं अपने तीसरे टाइप के कोर्ट को जिनको हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इनके बारे में प्रोविज़न सेक्शन 16 में सेटअप किया गया है और ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वहाँ पे सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो रखी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में पहला पॉइंट ये है कि एक स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में कई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इनके अलावा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविज़न इसी के अंतर्गत दिया हुआ है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि इनके जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के थ्रू की जाएगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया जो भी है उसी के अंतर्गत होगा, ये वहीं पे अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को इस्टेब्लिश तभी किया जाएगा जब एक सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिक्वेस्ट की जाए हाई कोर्ट से। आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कंपेयर करते हुए यह पा सकते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लगभग समान ही हैं। अब अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पावर्स के बारे में बात की जाए तो इससे रिलेटेड पावर्स सेक्शन 29 में दिए गए हैं, जहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह ही जुरिस्डिक्शन या अथॉरिटी को एंजॉय करता है। दैट मीन्स कि एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा उन सारे क्राइम्स के सिलसिले में जिनमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल से नीचे का है उनमें सेंटेंसेस पास करने की अथॉरिटी मिली हुई है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट एक डिस्ट्रिक्ट में या एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट के थ्रू की जाती है। अगर उन्हें लगता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं। इनके जुरिस्डिक्शन के सिलसिले में जितना भी प्रावधान है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू तय किया जाता है और इन पे एक जनरल कंट्रोल जो होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ही होता है। सीआरपीसी के इस पहले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड के पावर्स और इसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे प्रोविजन समझ में आए होंगे। लॉ से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।